हेलो एवरीवन। आज का ये जो लेक्चर है वो फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने समता का अधिकार आर्टिकल 14 टू 18 या आर्टिकल 12, 13 इन सभी के बारे में बात कर लिया है। तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपको आर्टिकल 19, 20, 21, 22 इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि व्यक्तियों को स्वतंत्र करना ताकि वो अपना विकास कर सके। तो ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं उसको देखते हैं लाइन से। आर्टिकल 19 आपको 6 अधिकारों की गारंटी देता है। इससे पहले इसमें 7 अधिकार थे, एक संपत्ति का अधिकार था, उसको भी देखेंगे। तो इसमें 6 अधिकारों की गारंटी ये देता है। सबसे पहला ये आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। दूसरा है इसमें शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा है संगम जो संघ बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं, इनका आपको अधिकार देता है। इन सबको अभी डिटेल में देखेंगे क्या होता है विचार अभिव्यक्ति, ये सारे चीज़ें है ना। तो ऐसे करके आपको आबाद संचरण का अधिकार देता है, राज्य का क्षेत्र में किसी भी भाग में घूमने का अधिकार देता है, और साथ ही आपको वृत्ति और व्यापार का अधिकार देता है। तो ये सारे आपको अधिकार देते हैं। और इससे पहले आर्टिकल 19 के अंतर्गत 7 अधिकार थे। इनमें से एक और अधिकार था, वो 19F में था, जो कि संपत्ति खरीदना या संपत्ति को बेचना, इन सब से रिलेटेड वाला जो अधिकार था वो एक और अधिकार था, जिसको मैंने बताया था कि संपत्ति का अधिकार जब बदला आर्टिकल 31 और 19F, वो दोनों में चेंजेस हुए थे। तो 1978 में ये चेंजेस हुए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो अधिकार आपको मिलते हैं। पहला तो ये है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को, सबसे पहले तो ये क्या है, आप विचार को प्रकट करने का स्वतंत्रता आपको देता है, जिसमें आप किसी भी विचार को प्रकाशित कर सकते हैं, अपने विचार को, और साथ ही किसी अन्य के विचार को। प्रेस की स्वतंत्रता, मेनली ये जो आर्टिकल है वो आप बोल सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए दिया गया था। व्यावसायिक विज्ञापन, आप कोई सभी विज्ञापन दे सकते हैं। ये सारा जो अधिकार इसमें लिखा हुआ है, ये सारे अधिकार आपको इसके अंतर्गत मिलते हैं, है ना। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार मिलता है, जिसमें आप क्या करते हैं, यदि आपके फ़ोन को कोई टैप कर रहा है तो उसके खिलाफ आप एक प्रकार से न्यायालय जा सकते हैं, या पुलिस में आप क्या कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया विचार और अभिव्यक्ति का। इसके बाद है शांतिपूर्ण सम्मेलन। शांतिपूर्ण सम्मेलन का मतलब है कि बिना हथियार लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर संगठित होकर शांतिपूर्ण सार्वजनिक बैठक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 10-15 लोगों को इकट्ठा किया आपने, आप क्या कर सकते हैं, फिर वहाँ पर बैठक कर सकते हैं। तो ये आपको अधिकार है शांतिपूर्ण सम्मेलन का आर्टिकल 19 के तहत। इसके बाद है संगम या संघ बनाने का अधिकार। अब इसमें आप क्या करेंगे, आर्टिकल 19 के तहत संघ बना सकते हैं। संघ का मतलब है कि कोई सभी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, मतलब राजनीतिक दल बना सकते हैं। ठीक है, या तो आप कोई सा क्लब बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, व्यापार करने के लिए कोई संगठन बना सकते हैं। तो ऐसे आप कोई सा भी संघ बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद है संघ बनाने के अधिकार के बाद आपको आबाद संचरण की एक प्रकार से स्वतंत्रता। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में आप स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं, कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको घूमने का अधिकार इसमें मिलता है। लेकिन इसमें स्टेट कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाती है, जैसे जो अपराधी हैं उनको घूमने के लिए छूट नहीं दी जाती है। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस इसके अंतर्गत होते हैं। इसके बाद है आपका निवास का अधिकार। ये भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में रहने का आपको अधिकार है। किसी भी हिस्से में आप जा कर के रह सकते हैं, स्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से। तो निवास का अधिकार आपको आर्टिकल 19 के तहत मिलता है। ठीक है, इसके बाद इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि जनजाति, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो निवास का अधिकार है उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस ये है कि कुछ जनजाति वाले क्षेत्र हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं, ST जो एरियाज़ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़,
जो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर उनके संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, इनको संरक्षण करने के लिए वहाँ पर क्या आप जा कर के घूम नहीं सकते, ना निवास नहीं कर सकते। तो बोला जा सकता है कि घूमने का अधिकार या आबाद संचरण का अधिकार और निवास का अधिकार दोनों रिलेटेड है। यदि आप घूम सकते हैं तो वहाँ निवास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो निवास का अधिकार आपको आर्टिकल 19 के तहत आपको इसमें मिलता है। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस मतलब प्रतिबंध है कि जनजातीय क्षेत्रों में जा कर के आप निवास नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर राज्य जो है अलग से व्यवस्था आपके लिए करेगा, ठीक है। इसके बाद है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता ये भी आर्टिकल 19 के तहत ही है। आर्टिकल 19 में मैंने जो 6 अधिकार बताए थे उसमें एक अधिकार व्यवसाय की स्वतंत्रता है। मतलब आप भारत के किसी भी कोने में जा कर के आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए आप व्यापार आपके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कोई एक पेशा आपने चुना, जैसे कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई तकनीकी योग्यता राज्य जो है रख सकती है। जैसे आपको मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, नेट सेट क्वालिफाई होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन राज्य जो है रख सकती है। इसके बाद है आपका जो व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये हो गया। तो आर्टिकल 19 में हमने 6 जो अधिकार पढ़े, ये 6 अधिकार, उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला मैंने बताया विचार। मतलब इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि आप पहले विचार किए, विचार करने के बाद फिर आपने सम्मेलन बुलाया, मतलब बैठक बुलाया। बैठक में फिर आपने क्या कर लिया, पार्टी बना लिया। अब पार्टी बना लिए, पार्टी वाले फिर कहीं घूमने गए। घूमने जाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ घर बना लिए, निवास करने लग गए। और निवास करने के बाद उन्होंने व्यापार करना चालू कर दिया। तो ऐसे करके स्टोरी में इसको याद रखना। तो आपको सबसे पहले विचार आपके पास होना चाहिए। विचार के बाद आप सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन के बाद फिर आप सहकारी समिति या कोई भी संघ बना सकते हैं। इसके बाद आपको घूमने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत, और बसने की स्वतंत्रता है, और साथ ही आप कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें पहले एक और अधिकार था आर्टिकल 19 के तहत, 7 अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें केवल इतना ही है। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 या अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण वाला जो आपका अधिकार है आर्टिकल 20 के तहत, अनुच्छेद 20 के तहत, इसमें क्या होता है कि 3 तरीके से आपको संरक्षण प्रदान होता है। क्या क्या? सबसे पहले तो इसमें क्या है कि यदि आपने कोई अपराध किया और आपका दोष सिद्ध हो गया, तब आपके क्या क्या मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 20 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला जो मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 के अंतर्गत मिलता है वो ये है कि यदि कोई कानून बना नहीं है ना, पहला वाला जो कंडीशन है उसमें ये है कि यदि कोई कानून बना नहीं है और आपने अपराध किया, फिर बाद में जाकर के वो कानून बना, तो उस केस में आपको सज़ा नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति ने चोरी किया और मान लो चोरी के लिए कोई कानून नहीं बना है कि आपने चोरी किया तो इतना सज़ा मिलेगा और इतना आपको जेल होगा, ये कानून नहीं बना हुआ है। किसी ने चोरी किया, चोरी करने के बाद मान लो कानून बन रहे हैं, है ना, तब उस केस में उसको कोई भी कानून का प्रभाव उसके ऊपर लागू नहीं होगा, मतलब उसको सज़ा नहीं होगी, ठीक है। कानून बनने के बाद अगर कोई अपराध करता है तब उस केस में आपको क्या होगी, सज़ा होगी। तो ये वाला जो पहला है प्रावधान इसके अंतर्गत आता है। दूसरा प्रावधान इसके अंतर्गत ये है दोहरी क्षति से सुरक्षा। मतलब आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो एक अपराध के लिए एक से अधिक बार आपको सज़ा नहीं दिया जाएगा, ये इसके अंतर्गत है। और तीसरा ये है कि खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते, या मतलब आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो खुद के खिलाफ आपको ज़बरदस्ती आपको अपराधी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 20 के अंतर्गत ये 3 चीज़ दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 20 में भी या अनुच्छेद 20 में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि आपराधिक मामलों या कुछ मामलों में क्या कर सकती है पुलिस, आपसे फिंगरप्रिंट वगैरह ले सकती है, आपके DNA टेस्ट ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अंगूठे का निशान
DNA टेस्ट, रक्त जांच, ये सारी चीज़ों को जो राज्य है वो कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके बाद है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है बहुत ही वास्ट आर्टिकल है, मतलब बहुत बड़ा अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं जो कि इसके अंतर्गत नहीं भी लिखे हुए हैं तो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। तो ये है आपका जीवन जीने की स्वतंत्रता बोल सकते हैं, या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसको बोला जाता है। तो आर्टिकल 21 के तहत ये सारी स्वतंत्रताएं आपको दी जाती हैं। इसमें क्या था आर्टिकल 21 में, जीवन जीने की स्वतंत्रता, इसमें क्या था कि पहले एक केस आया था, गोपालन केस आया था 1950 में। इसमें बोला गया था कि ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे कानून के खिलाफ ही आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जो कि कार्यकारी प्रक्रिया के द्वारा लाया गया हो, विधायी प्रक्रिया नहीं। मतलब नियम को लागू करने के टाइम में अगर कोई कानून आपके या कोई राज्य जो है आपको आपके जीवन जीने का अधिकार छीनता है, तब के केस में आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर विधायिका मतलब जो नियम बनाने वाली संस्था है, उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये पहले जो केस आया था उसमें बोला गया था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, और अलग अलग केसेस आते जाते हैं, और केस आता है तो फिर उसमें क्या होता है कि जो सिर्फ कार्यकारी प्रक्रिया था, मतलब जो नियम लागू करने से संबंधित प्रक्रिया था, उसके बाद फिर इसमें दोनों शामिल हो जाता है कि यदि नियम को लागू करने से संबंधित हो या नियम बनाने से संबंधित हो, जिसमें भी आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मेनका गांधी का केस आया था, और मेनका गांधी की केस में जो गोपालन मामले में बोला गया था कि कार्यकारी केवल होता है, तो इसमें मेनका गांधी वाले केस में विधान मंडलीय क्रिया को भी, मतलब जो नियम बनाने की प्रक्रिया है उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, तो देख लीजिए आर्टिकल 21 में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो मानवीय प्रतिष्ठा, मतलब ह्यूमन डिग्निटी को बनाए रखना है। मानवीय प्रतिष्ठा मतलब मानव होने के नाते उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे किसी भी स्थान पर उनको मतलब प्रवेश में उनके लिए वर्जित नहीं होगा। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मिलता है ना, जीवन जीने का अधिकार मिलता है, निजता का अधिकार मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, निजता का जो अधिकार है, ये एक केस आया था KS पुट्टा स्वामी केस, उसके द्वारा आया था। तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार है और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये सारे, आपातकालीन चिकित्सा, विदेश यात्रा, ये सारे अधिकार हैं। तो बहुत सारे अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 21 का मतलब है कि इसमें क्या हुआ है, संशोधन हुआ है ना। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब उसमें आर्टिकल सीधे लिखे गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, है ना। अब जो भी ABCD या क ख ग घ वाला सिस्टम रहता है वो क्या है, बाद में जोड़ा गया है, अमेंड किया गया है बाद में। ठीक है, तो आर्टिकल 21 को भी बाद में जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। इसमें क्या किया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया। पहले शिक्षा का जो अधिकार था वो केवल आप बोल सकते हैं कि DPSP में था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था। इसके बाद वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या होता है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो जो शिक्षा का अधिकार था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, इसको आर्टिकल 21 के A में जोड़ा गया। 21A या आर्टिकल 21 का बोल सकते हैं। ठीक है, 21A और 21 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। इसमें क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक, तो ये प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है आर्टिकल 21 में। अब देखिए, ये जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें 3 चेंजेस हुए थे। 3 चेंजेस कौन कौन से, सबसे पहला तो इसमें मौलिक अधिकार में चेंज हुआ था, दूसरा इसमें DPSP में चेंज हुआ था, और तीसरा इसके अंतर्गत आपके जो मौलिक कर्तव्य है उसमें चेंज हुए थे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 21 है, इसके अलावा जो आपका DPSP है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और जो
मूल कर्तव्य हैं आपके, उन सब में क्या हुए थे, इसके अंतर्गत संशोधन हुए थे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक, इसमें देख लेना क्या क्या चेंजेस हुए थे इसको, कि आर्टिकल 45 में चेंज हुआ था, इसको आप देख लीजिए। आर्टिकल 51 क में चेंज हुआ था, मतलब जो आपके बोल सकते हैं मौलिक कर्तव्य हैं, उन सभी में चेंजेस हुए थे। इसके बाद सरकार क्या करती है, इसको लागू करने के लिए एक अधिनियम लाती है, शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2009। ठीक है, इसमें अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि स्कूलों में क्या होता है, गरीब बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए RTE के तहत एक सीट, मतलब कुछ सीटें क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। आपने कभी सुना भी होगा गांव वाले एरियाज़ में या किसी भी एरिया में क्या होता है, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उनमें RTE के तहत रिज़र्व होता है सीट, है ना, खासकर प्राइवेट स्कूल्स में। तो गवर्नमेंट के तहत जो भी RTE का जो सीट रिज़र्व है, उनमें ऐसे बच्चों का एडमिशन लिया जाता है जो 6 से 14 साल के बच्चे होंगे, और फिर उनको पढ़ाई करवाया जाता है। राज्य सरकार उनका सारा जो दायित्व है या जो फीस वगैरह है वो फिल करती है। ठीक है, तो आर्टिकल 21A को लागू करने के लिए, या आप बोल सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये, संवैधानिक संशोधन पहले हो गया था, उसको लागू करने के लिए फिर राज्य सरकार, मतलब भारत सरकार ने क्या किया था, शिक्षा का अधिकार लाया था। ठीक है, तो ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसको आपको याद रखना है, तीनों में चेंज हुए थे, मौलिक कर्तव्य में, नीति निर्देशक तत्व में और मौलिक अधिकार में। ठीक, इसके बाद आते हैं आपका गिरफ्तारी संरक्षण और जो डिटेंशन है, मतलब किसी को ज़बरदस्ती बंदी बनाया जा सकता है, और यदि आपको गिरफ्तार किया जाना है तब उस केस में आपके पास क्या क्या संरक्षण होते हैं, तो इसको देखते हैं। सबसे पहला वाला जो बताया कि जो साधारण कानूनी मामलों में, मतलब गिरफ्तारी संरक्षण, मतलब आप किसी व्यक्ति ने मान लो अपराध किया है, या अपराध किया है इसकी जानकारी पुलिस को है, लेकिन उसने एक्चुअल में अपराध नहीं किया है, शक के बेसिस पे बोल सकते हैं, तो उसका क्या क्या अधिकार होगा। जैसे आपके पास पुलिस आ जाती है आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो आपके पास कौन कौन से मूल अधिकार होंगे, तो इनकी व्याख्या करता है आर्टिकल 22। ठीक, इसके अलावा आर्टिकल 22 में एक चीज़ और दिया गया है, निवारक हिरासत में, मतलब जैसे पुलिस को लगता है या सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति आने वाले समय में अपराध कर सकता है, जो अपराधी नहीं है लेकिन बोल सकते हैं कि आने वाले समय में अपराध कर सकता है। जैसे पुराना हिस्ट्री सीटर है, कोई पहले से बहुत बड़ा अपराधी है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन सरकार को लगता है कि आने वाले कुछ समय बाद वो अपराध करने वाला है, तब उनको क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए नज़रबंद कर दिया जाता है या निवारक हिरासत में रखा जाता है। तो उनके क्या क्या अधिकार होंगे, ये सारे अधिकार आर्टिकल 22 के अंतर्गत दिया गया है। पहला तो ये है कि अगर आपको साधारण मामलों में अगर गिरफ्तार करने पुलिस आती है, तो अब आपके पास क्या क्या आपके पास अधिकार होते हैं, उसको देखते हैं। पहला तो ये है कि आर्टिकल 22 के अंतर्गत उस व्यक्ति को पहले तो गिरफ्तार अगर कोई पुलिस वाले करते हैं तो सूचना देना होगा कि किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा ये है कि आप अपना वकील बुला सकते हैं, वकील के परामर्श से आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट देंगे, मतलब आपको वकील की सुविधा दी जाएगी। तीसरा ये है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा। ठीक, दंडाधिकारी, और जो 24 घंटे के अंदर अगर आपको पेश नहीं किया गया तो क्या होगा उस केस में ये होगा कि आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो ये साधारण मामलों में है, यदि कोई साधारण कानूनी मामलों में आपको गिरफ्तार करता है तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती है। पहला है कि आपको सूचना देना होगा किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है कि आपको वकील प्रोवाइड कराया जाएगा। तीसरा है कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करवाया जाएगा। और ये है कि यदि मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कराते हैं 24 घंटे के अंदर तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरा जो पार्ट है आर्टिकल 22 का। तो आर्टिकल 22 में दूसरा पार्ट दिया गया है निवारक हिरासत। इसमें क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है।
और उसको बंदी बनाने के लिए क्या होगा कि उसको 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसको बिना रीज़न बताए, बिना कारण बताए 3 महीने तक बंदी बना सकते हैं। और सलाहकार बोर्ड जो रहेगा, मतलब एक पैनल बनाएगी सरकार, अगर वो सलाह देती है तो फिर उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है 3 महीने से ज़्यादा। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये जो 3 महीने का प्रावधान था ये वाला, ये अब केवल 2 महीने का है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो 2 महीने तक सरकार बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को नज़रबंद में रख सकती है या निवारक हिरासत में रख सकती है। इसके बाद ये है कि संबंधित व्यक्ति को कारण बताया जाएगा जिसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कारण नहीं बताया जाएगा जो कि सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो। मतलब जैसे कोई आतंकवादी है ना, आतंकवादी मामलों में संलिप्त हो और सरकार उनको निवारक, जो बोल सकते हैं निवारक हिरासत में रखती है, और निवारक हिरासत में रखती है और फिर उनको कारण नहीं बताया जाएगा कि आप आतंकवादी हमला करने वाले हो इसलिए आपको रखा गया है। तो जो भी सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा, मतलब लोगों के भलाई के विरुद्ध होगा, ऐसा कारण को उसको बताया नहीं जाएगा। लेकिन जो सामान्य कारण होगा, जैसे कि किसी को चुनाव के चलते गिरफ्तार किया गया है कि चुनाव में दंगा किया जा सकता है तो इसलिए आपको रखा गया है, तो उसको फिर कारण बता सकते हैं। ये सारा प्रावधान है। इसके बाद ये भी आदेश है कि इसमें ये भी अधिकार है उस व्यक्ति को कि वो क्या कर सकता है, विरुद्ध अपना प्रतिवेदन कर सकता है। मतलब उसको अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है, अपना रिपोर्ट दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये भी उसके पास क्या है, प्रावधान है। इसके बाद ये सारे प्रावधान को देख लेना। ये अभी जो लेटेस्ट नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था पॉलिटिकल साइंस में कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वो पहले आया या मीसा पहले आया, नासा पहले आया या फिर पोटा पहले आया। तो ये सारी चीज़ को लाइन से जमाने के लिए पूछा गया था कि कौन सा कानून पहले आया, कौन सा बाद में आया। इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। शोषण के विरुद्ध मतलब ऐसे कमज़ोर वर्ग जिनका शोषण हो सकता है उनको बचाने के लिए ये अधिकार सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, या ये अधिकार क्या है, राज्य के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये है इसमें कि आर्टिकल 23 के अंतर्गत, जिसमें आर्टिकल 23 ये बोलता है कि मानव का जो दुर्व्यापार होता है और उनका बलात् श्रम मतलब बिना परिश्रम के श्रम जो उनसे करवाया जाता है, उनसे उनको संरक्षण प्रदान है। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार किया जा रहा है, किसी व्यक्तियों का, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हैं, अगर उनका व्यापार किया जा रहा है, खरीदा बेचा जा रहा है, तब उस केस में उनके पास क्या है, मौलिक अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा ये है कि किसी व्यक्ति को यदि पारिश्रमिक उससे करवाया जा रहा है तो उसको उसका पारिश्रमिक देना होगा, मतलब उसको पैसा का भुगतान करना पड़ेगा। बेकार श्रम उससे नहीं करवा सकते, मतलब बिना पैसे के काम उससे नहीं करवाया जा सकता है। ये इसमें दिया गया है आर्टिकल 23 में। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा जो राज्य है वो ये कर सकती है कि सेना या सामाजिक सेवा के काम में आपसे बेकार श्रम या बोल सकते हैं कि धन देने के लिए बाध्य नहीं होगा। यदि ज़रूरत महसूस होता है देश को तो सेना और सामाजिक सेवा के कार्य में आपका सहयोग ले सकता है। जैसे मान लो किसी स्थान पर बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया तो आप हेल्प करने गए, तो उसके लिए आपको जो सरकार है या जो लोग हैं वो पैसा नहीं देंगे, है ना। तो ये सारे सिचुएशंस हैं। तो आपातकालीन व्यवस्था में या बोल सकते हैं सेना में अगर ज़रूरत पड़ता है तब के केस में आपसे वो पैसा आपको नहीं देंगे, बाध्य नहीं है उसके लिए। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 24 के अंतर्गत। आर्टिकल 24 में ये बोला गया है कि कारखानों में बालकों का नियोजन का निषेध। इसमें ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फैक्ट्री, कारखानों, खान इनमें काम करने से रोका जाता है। तो ऐसे छोटे बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी स्थान पर काम करने के लिए रोका जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एज होता है 14 साल का एज, वो उनके पढ़ने लिखने का एज होता है। और साथ ही आर्टिकल 24 के अंतर्गत ये भी प्रावधान है कि कोई बच्चा यदि 18 साल से कम उम्र का है, ध्यान देना,
14 साल से कम वाले किसी भी फैक्ट्री या किसी भी संस्थान में काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कभी होटल में गए होंगे तो उसमें लिखा रहता है 14 साल से कम उम्र के बच्चे हमारे यहाँ हमारे संस्थान में कार्य नहीं करते हैं, ये लिखा होता है ना। लेकिन मैंने बोला 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो खतरनाक कारखाने हैं, जैसे कोई बम बनाने की फैक्ट्री है या कोयला खदान है या कोई सा भी खदान वगैरह वाला जो माइनिंग वाला एरिया है, वहाँ काम नहीं कर सकते। कारण क्या है कि माइनिंग वाले एरिया में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, और साथ ही जो फटाका वाला फैक्ट्री होता है या बम बनाने वाली फैक्ट्री होती है, वहाँ उनके जान को ज़्यादा खतरा होता है, ठीक। और साथ ही जो माइनिंग वाले एरिया है वहाँ भी डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, तो उनके फेफड़ों के लिए वो क्या होता है, नुकसानदायक होता है। इसलिए 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो खतरनाक कारखाने हैं वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आर्टिकल 24 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 24 में दो चीज़ें हैं, एक तो 14 साल से कम उम्र के कहीं भी काम नहीं कर सकते, और 18 साल तक वो जो खतरनाक कारखाने हैं वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है आपका आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 बेसिकली, या 25, 26, 27, 28, ये जो आर्टिकल हैं वो आपको धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार देते हैं। मतलब व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाएगा, किसी भी धर्म को सभा का आयोजन करेगा, सम्मेलन करेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको मिलेगा, ठीक। तो आर्टिकल 25 में आपको कुछ ये सारे अधिकार आपको मिलते हैं, जैसे कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी भगवान को माने, किसी भी रूप में माने उसको, चाहे आप पत्थर की पूजा करें, पेड़ की पूजा करें, या किसी भी रूप में आप उनको अपनाएं, मूर्ति की पूजा करें या निराकार रूप में उनकी पूजा करें, तो आप उनको मान सकते हैं, उनके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। इसके अलावा इसमें यह दिया गया है कि आप किसी भी आस्था को बिना घोषणा के अपना सकते हैं। जैसे आपको हिंदू बनना है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सा भी पूजा पाठ करना है या कुछ करना है, आपको घोषणा करने का अधिकार, घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं और विश्वास को पालन कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। इसके अलावा आप आचरण की स्वतंत्रता भी है, मतलब आप चाहे तो पूजा पाठ कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं, समारोह में शामिल होना चाहे तो हो सकते हैं, नहीं होना चाहे तो नहीं हो सकते, इसके लिए आपका कोई बाध्य नहीं कर सकता है। चौथा ये है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ प्रतिबंध ये है कि आप किसी को कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं धार्मिक मामलों में, ठीक। तो ये कुछ इसके अंतर्गत बोल सकते हैं कि प्रतिबंध भी इसके अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक। और इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 देता है आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए स्वतंत्रता। मतलब जो आर्टिकल 25 था वो व्यक्तिगत अधिकार देता है धार्मिक मामलों में, कि आप कोई सा भी धर्म अपनाएं, कैसे भी पूजा करें, वो आपका व्यक्तिगत है। लेकिन आर्टिकल 26 देता है जो कोई धार्मिक संप्रदाय है उनको अधिकार देता है कि वो क्या कर सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। जैसे कहीं भागवत कथा हो रहा है या कुछ और हो रहा है ना, तो उस केस में जो है आर्टिकल 26 काम करता है, उनको आयोजन करने का छूट देता है। तो जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनको धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन का एक प्रकार से स्थापना करने का, मतलब धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का और पोषण करने का अधिकार है। जैसे हिंदू महासभा है या अलग अलग कोई सभी सभा है, उनको इस आर्टिकल के अंतर्गत उनको क्या है, मौलिक अधिकार उनको प्राप्त है। धर्म के विषय में कोई सा भी आप क्या कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, मतलब आप कोई सा भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है आपके द्वारा, और संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है ऐसे संप्रदाय या ग्रुप के द्वारा, ठीक। तो ये सारे प्रावधान इसके अंतर्गत आपको आर्टिकल 26 में मिलते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में आपको जो धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो कर लगाए जाते हैं, मतलब जो धार्मिक मामलों को बढ़ाने के लिए आपके ऊपर कर लगाया जाता है किसी भी विशिष्ट कार्यक्रम या किसी भी विशिष्ट धर्म के द्वारा, तो धार्मिक जो, तो बोल सकते हैं कि जो धार्मिक कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, उनको देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। इससे आपको संरक्षण मिलता है, मतलब
आपको यदि कोई बाध्य करता है, धार्मिक रूप से कर मांगता है, कर मतलब ये बोल सकते हैं टैक्स, ठीक, इंग्लिश में उसको टैक्स बोलते हैं, तो ये टैक्स आपके ऊपर नहीं लगाया जा सकता है, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो मना कर सकते हैं, ठीक। तो आर्टिकल 27 के अंतर्गत ये सारे प्रावधान आपको मिलते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 आपको जो धार्मिक शिक्षा है उसमें उपस्थित होने से स्वतंत्रता आपको मिलता है, जिसमें क्या होता है कि ऐसे किसी भी संस्थान जहाँ पर राज्य पैसा दे रहा है, राज्य का मतलब भारत सरकार या राज्य सरकार, मैंने बता दिया था आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा है ना। तो आर्टिकल 12 में जो जो राज्य की परिभाषा दी गई है, तो उसके अंतर्गत जो भी राज्य पोषित शिक्षण संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसको आपको ध्यान रखना है। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा प्रदत्त या राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त कोई सभी शिक्षा संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा यदि कोई न्यास है या विन्यास है और उनका प्रशासन राज्य सरकार कर रहा है, तब वहाँ क्या कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये कुछ छूट भी है इसमें, और कुछ प्रावधान इनमें क्या करते हैं, बोल सकते हैं कि प्रतिबंध लगाया जाता है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जो भी सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है जिनमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार का सीधा पैसा आता है, ठीक। तो इसमें 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तो ऐसे संस्थान जिनका पूरा रख रखाव जो है वो राज्य सरकार मतलब सरकार करती है। दूसरा इसमें कंडीशन ये है कि ऐसे संस्थान जिनमें प्रशासन राज्य करता है तथा उनकी स्थापना न्यास के द्वारा की गई है। तीसरा इसमें कंडीशन ये है कि राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। और चौथा इसमें है कि ऐसे संस्थान जो राज्य के द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें जो पहला वाला है उसमें धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से बंद है, मतलब राज्य सरकार जहाँ भी पैसा दे रही है वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जबकि दूसरे वाले कैटेगरी में जो बोल सकते हैं ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना न्यास के द्वारा किया गया है, उसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। लेकिन उनमें भी क्या होगा, आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, वो उसमें अनुमति है। और तीसरा और चौथा जो पॉइंट है उसमें स्वैच्छिक आधार पर अनुमति दी जा सकती है। मतलब यदि कोई चाहे तो वहाँ क्या कर सकता है, धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो ये सारे प्रावधान इसके अंतर्गत है। इसके बाद है आपका आर्टिकल 29 और 30, जिसमें आपको संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली अल्पसंख्यकों के अधिकार इसको बोल दिया जाता है, जिसमें कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक भारत में 2 आधारों पर बांटा गया है, भाषा और धर्म के आधार पर। आर्टिकल 29 में आपको मिलेगा, लेकिन आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों की चर्चा नहीं की गई, इसको भी देखेंगे, ठीक। तो जो भी अल्पसंख्यक है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति उनको सुरक्षित रखने का अधिकार उनको आर्टिकल 29 के अंतर्गत मिलता है। और साथ ही जो भी राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान हैं उनमें उनको प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा, किसी को भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, ठीक। तो ये उनको आर्टिकल 29 के तहत उनको ये प्रावधान इसके अंतर्गत मिलता है, ठीक। इसके बाद है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 आपको अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है, जिसमें कि धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। ये सारे प्रावधान इसमें दिए गए हैं, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत याद रखिए, बाकी पूरा रटने का नहीं है इसमें, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया आर्टिकल 30 के बारे में। आर्टिकल 31 जो है डिलीट हो गया है, मैंने बता दिया था। आर्टिकल 31 के बाद है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आप पढ़ते हैं आर्टिकल 32 के बारे में। तो अनुच्छेद 32 में आप पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको मैंने पहले ही बताया था। ये क्या है, आपका उपचार करता है, मौलिक अधिकारों का उपचार। जैसे आपका तबीयत खराब होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपके मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये अधिकार अगर आपके पास नहीं रहता, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये अधिकार अगर आपके पास नहीं होता तो बाकी जितने भी अधिकार आपको मिले हैं
उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना। मतलब आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कोई हनन करता आप कुछ नहीं कर पाते, तो फिर आपके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं रहता, मतलब कोई भी हनन करके चले जाता। लेकिन आपके पास संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि यदि कोई हनन करता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। ठीक, तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आप इसमें रीट जारी करवा सकते हैं। अब रीट क्या होता है, तो रीट 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के रीट होते हैं जिनको हम जानेंगे। तो रीट के बारे में देखते हैं। रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट भी जारी करता है 226 के तहत, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो 5 प्रकार के रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहला तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला रीट ये है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण ये जो है लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है कि प्रत्यक्ष सशरीर प्रस्तुत किया जाए। मतलब यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो मैंने बताया था कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है ना। तो उसको मान लो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गया या उसके कोई साथी होंगे वो सुप्रीम कोर्ट गए कि भैया मेरे जो दोस्त हैं या मित्र हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक कहाँ है पता नहीं है ना। तब उस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा, रीट जारी करेगा। जिस भी संस्थान ने या जिस भी संस्था ने उसको गिरफ्तार किया है तो रीट में उसको सशरीर प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाएगा कि जिस भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको सशरीर मतलब शरीर के साथ उसको प्रस्तुत किया जाए। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ये अर्थ को याद रखना, मैच द फॉलोइंग में ये पूछा जा चुका है। हम आदेश देते हैं का मतलब कोई भी सार्वजनिक अधिकारी हैं वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको आदेश दिया जा सकता है परमादेश के द्वारा। इसके बाद है आपके प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है काम रोकना, ठीक है, स्टे ऑर्डर बोल सकते हैं। तो जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक स्टे रखना है उसमें, है ना, रोक के रखना है काम को, तो प्रतिषेध उसको बोला जाता है। इसके बाद है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसमें क्या होता है, सूचना देना पड़ता है या प्रमाणित होना पड़ता है अधीनस्थ न्यायालय को। मतलब इसको इस प्रकार से समझो कि मान लो नीचे वाले कोर्ट में कोई केस चल रहा है ना, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट आपका, ये हो गया हाई कोर्ट और ये हो गया सब ऑर्डिनेट कोर्ट, कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। मान लो यहाँ कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक रीट जारी करेगा, उत्प्रेषण रीट। यहाँ पर क्या करेगा, हाई कोर्ट में भेजेगा उसको, फिर हाई कोर्ट क्या करेगी, सूचना देगी किसको, सुप्रीम कोर्ट को। तो ये होता है इसमें उत्प्रेषण में, ठीक। तो अधीनस्थ न्यायालय के लिए ये जारी होता है और अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारियों को सूचना उनसे मांगा जाता है उत्प्रेषण में, ठीक। इसके बाद होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जारी होता है सरकारी या सार्वजनिक कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए। उनसे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार के तहत किसी दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए, ये पूछा जाता है। तो किस अधिकार से या प्राधिकृत वारंट के द्वारा आपने किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार का हनन किया, ये पूछा जाता है। जैसे कि मान लो पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को डंडे मार कर के पीट दिया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट वो व्यक्ति गया, तो उनसे फिर जो पुलिस वाला है उनसे पूछा जाएगा कि आपने किस अधिकार से इस व्यक्ति को डंडे से मारा, ठीक। तो ये होता है अधिकार परीक्षा। इसके बाद ये हो गया आपका पूरा रीट, 5 रीट, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो इसको आपको शॉर्ट में ही याद रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर प्रस्तुत होना, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, उत्प्रेषण मतलब जो प्रमाणित होना या बोल सकते हैं कि सूचना देना, प्रतिषेध मतलब काम रोकना और अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से या वारंट के द्वारा, ठीक। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 33, ये मैंने पहले बता दिया था, जिसमें सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। मतलब जो भी बोल सकते हैं सेना से संबंधित लोग हैं उनके क्या क्या मूल अधिकार होंगे उनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 34 जो है, ये आर्टिकल 33 हो गया। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ या सैन्य कानून के बारे में बताया गया है कि उस दौरान
आपके क्या क्या मौलिक अधिकार होंगे, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, वैसे ज़्यादातर इससे पूछा नहीं जाता है आर्टिकल 33-34। आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक आपको ध्यान रखना है, वो आपको याद रखना है। ठीक, तो ये सारे प्रावधान दिए गए हैं। इसमें अंतर दिया गया है, मार्शल लॉ क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, दोनों में क्या क्या डिफरेंस हैं उनको बताया गया है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद ये सारे बोल सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार का वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। तो जो संपत्ति के अधिकार हैं वो दो जगह पर था। एक तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के F में था, जिसको हिंदी में बोला जाता है, और आर्टिकल 31 में था। तो ये दो जगह पर संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसको फिर हटा दिया गया, और हटा करके फिर इसको कहाँ रखा गया, आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा गया या 300 का के अंतर्गत रखा गया। तो इसको आपको ध्यान देना है कि अब जो संपत्ति का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट मतलब इस वाले भाग से निकल चुका है, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार है, मतलब इस संविधान के अंदर ही है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये सारे प्रावधान हो गए हैं। इसके बाद ये कुछ अपवाद दिए गए हैं कि कौन कौन से मामलों में अपवाद नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं। तो वो सारे अधिकार आपको याद रखना है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो हैं केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं। उसके अलावा बाकी जो अधिकार हैं व्यक्तियों को प्राप्त हैं। और कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जो देने का ज़रूरत नहीं है, जैसे उपाधियों का त्याग, वो सारे अधिकार उनको मतलब अलग से बताने का ज़रूरत नहीं है कि व्यक्तियों के लिए है या बोल सकते हैं नागरिकों के लिए। तो उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद एक क्विक रिवीजन और जितना भी अभी तक हमने पढ़ा पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि कौन कौन से राज्य होंगे। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि जो ऐसे कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उनको न्यायिक समीक्षा की जा सकती है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। उसके बाद आते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार आपको आर्टिकल 14 से 18 तक मिलेगा, जिसमें आर्टिकल 14 में मैंने बता दिया कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण इसमें आ जाता है। आर्टिकल 15 में ये बोला गया है कि केवल धर्म, प्रजाति, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में बताया गया है कि सार्वजनिक रोजगार के अवसर पर यही जो है धर्म, प्रजाति, निवास इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 में बताया गया है कि जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, उनको अंत किया जाएगा। आर्टिकल 18 में बताया गया है उपाधियों का समाप्त किया जाएगा, जो ठाकुर या बोल सकते हैं लॉर्ड साहब, ऐसे अलग अलग उपाधि थे उनको समाप्त किया गया है। और पद्मश्री वाला भी मैंने बताया था, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसको आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं कि उनको अगर यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जो मैंने इस लेक्चर में बताया। आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22। तो आर्टिकल 19 में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें 6 अधिकार मैंने बताया। आप क्या कर सकते हैं, विचार दे सकते हैं, संघ बना सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना, और व्यापार कर सकते हैं। ये सारे अधिकार आपको बताया था मैंने। आर्टिकल 20 में बताया था कि यदि आपका दोष सिद्ध हो जाता है तो सेम अपराध के लिए डबल सज़ा नहीं दे सकते हैं। कोई कानून नहीं बना है तब आपको सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो ये सारे संरक्षण के बारे में बताया था। आर्टिकल 21 में आपका जीवन जीने का अधिकार आ जाता है। आर्टिकल 21 का में आपके शिक्षा का अधिकार आ जाता है। आर्टिकल 22 में आपको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाता है, मतलब आपको वकील मुहैया कराया जाएगा, कारण बताया जाएगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराया जाएगा। और साथ ही कुछ लोगों को बोल सकते हैं कि निवारक हिरासत में भी लिया जाता है, उसके संबंध में भी बताया गया है कि 2 महीने तक उनको बिना कारण बताए बंद किया जा सकता है, और समिति अगर सिफारिश करेगी तो 2 महीने को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24, जिसमें मैंने बताया कि मानव का दुर्व्यापार जो होता है उससे संरक्षण दिया जाता है, और बालात श्रम या जो बेकार होता है, बिना पैसे के काम करवाया जाता है, उससे आपको संरक्षण मिलता है।
आर्टिकल 24 कारखानों में रोजगार से संबंधित है, जिसमें कि 14 साल 18 साल वाला बताया था मैंने, बच्चों को काम करवाने से रोका जाता है। इसके बाद है 25 से 28, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलता है। आर्टिकल 25 में मैंने बताया कि व्यक्तिगत अधिकार से संबंधित है, जिसमें आपको किसी भी धर्म को मानना है, प्रकट करना है, प्रचार प्रसार करना है, वो सारे प्रावधान इसमें दिए गए हैं। आर्टिकल 26 में आपको धार्मिक मामलों का प्रबंध, ये संप्रदाय का अधिकार है, मतलब कोई ग्रुप है उसको आप बोल सकते हैं कि धार्मिक मामलों का उन लोग प्रबंधन कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं, वो सारा छूट इसमें मिलता है। आर्टिकल 27 में ये दिया गया है कि कर जो है धार्मिक मामलों से संबंधित जो टैक्स लिया जाता है आपसे, वो ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता, आप चाहें तो उसमें मना कर सकते हैं। आर्टिकल 28 ये है कि जो राज्य पोषित शिक्षण संस्थान है उसमें आपको टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके बाद है आपके शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29, 30 और शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो आर्टिकल 29 और 30 में ये दिया गया है अल्पसंख्यक जो है उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा और वो अपना शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये सारे प्रावधान आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। मैंने बताया संपत्ति का अधिग्रहण और संपत्ति का अधिकार जो है वो निरस्त हो गया है। और उसके बाद है फिर ये कुछ जो आर्टिकल ABCD बताया था मैंने, तो आर्टिकल C जो है वो अभी भी जो है आपको DPSP से सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसको आपको याद रखना है। आर्टिकल 32 मैंने बता दिया, 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट रिट जारी करता है, उससे संबंधित है। तो ये हो गया आपका पूरा आपका जो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको खासकर याद रखना है। और जो मैंने बताया था टाडा, मीसा, पोटा, ये वाला जो कानून है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, तो उसको भी आपको याद रखना है। आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी आपके मन में डाउट आता है तो पूछ सकते हैं, और कौन सा वीडियो लेक्चर बनाना चाहिए इसका भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।